नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ आपका मेरे इस चैनल पर हिंदी एंड जीके पारुल एजुकेशन में। वीडियो शुरू करने से पहले यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा बेल आइकन प्रेस कर ले ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। मेरी पिछली वीडियो में मैंने शब्दों के प्रकार का जो फर्स्ट भाग है वो पढ़ा दिया था। अब हम शब्दों का प्रकार, शब्दों विचार के प्रकार पढ़ेंगे भाग 2, जिसमें दूसरा पढ़ेंगे रचना या व्युत्पत्ति के आधार पर शब्दों के प्रकार। तो आइए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। रचना या व्युत्पत्ति के आधार पर शब्दों के प्रकार। पहला आता है इसमें रूढ़ शब्द। ऐसे शब्द जिनका संयुक्त रूप से अर्थ प्राप्त होता है लेकिन अलग अलग करने पर दोनों पदों में से अर्थ नहीं निकलता है, रूढ़ शब्द कहलाते हैं। जैसे पशु, पुस्तक, कमल, स्त्री, आकाश। इन सब का संयुक्त रूप से अर्थ निकल रहा है। पशु को जानवर कहते हैं, पुस्तक किताब भी हो गई, कमल हो गया पुष्प। उसी प्रकार से पशु का अर्थ हो गया जानवर, पधनशु कर दिया, तो इससे कोई अर्थ नहीं मिल रहा है, यानी कि दोनों का अलग अलग करने पर इनसे कोई अर्थ प्राप्त नहीं हो रहा है। दूसरा आता है यौगिक शब्द। ऐसे शब्द जिनका संयुक्त रूप से अर्थ निकलता है लेकिन विभाजित करने पर दोनों पदों से अलग अलग ही अर्थ प्राप्त होता है, यौगिक शब्द कहलाते हैं। जैसे राजपुत्र, मृगनयन, सप्तऋषि, पाषाण, हृदय और विद्यालय। अब राजपुत्र है तो इसमें राजधन पुत्र कर दिया, तो इससे क्या अर्थ निकल रहा है कि राजा का पुत्र। राज यानी राजा, पुत्र यानी कि राजा का पुत्र, यानी कि अलग अलग करने पर दोनों के अर्थ अलग अलग हो रहे हैं, अलग अलग निकल रहे हैं। मृगनयन हो गया मृगधन नयन, तो इसका अर्थ क्या हो गया, मृग के समान नयन। दोस्तों तीसरा वाला देख लेते हैं, कौन सा है, योगरूढ़ शब्द। रूढ़ हो गया, यौगिक हो गया, और तीसरा नंबर का आता है योगरूढ़ शब्द, यानी कि रचना या व्युत्पत्ति के आधार पर 3 जो शब्दों के प्रकार है वह है रूढ़, यौगिक और योगरूढ़। तो योगरूढ़ शब्द पढ़ लेते हैं। ऐसे शब्द जिनका संयुक्त रूप से अर्थ निकलता है तथा विभाजन करने पर तीसरा अर्थ प्राप्त होता है, योगरूढ़ शब्द कहलाते हैं। यानी कि संयुक्त रूप से भी अर्थ निकल रहा है और इनको अलग अलग करने पर इसका तीसरा अर्थ भी प्राप्त हो रहा है, तो वह कौन से शब्द कहलाते हैं, योगरूढ़ शब्द। इसमें नोट दिया हुआ है कि जो बहुव्रीहि समास है उसके जितने भी उदाहरण होते हैं वो सभी योगरूढ़ शब्द के अंतर्गत ही आते हैं। जैसे दशानन, दशधन आनंद, अर्थात 10 मुखों वाला कौन होता है, रावण, यानी 10 मुखों वाला भी हो गया और उसका तीसरा अर्थ क्या निकल गया, रावण। उसी प्रकार अन्य उदाहरण देख लेते हैं। चंद्रशेखर, चंद्रधन शेखर, जिसका अर्थ हो गया शिव, यानी कि चंद्रशेखर किसके मस्तक पर है, शिव के मस्तक पर। मीणा पाणी, मीणाधन पाणी किसके लिए कहा गया है, सरस्वती के लिए। मनोज, मन धन ओज, ये किसके लिए कहा गया है, कामदेव के लिए। रजनीश, रजनीधन ईश, ये किसके लिए कहा गया है, चंद्रमा के लिए। अब इसमें नीचे दिया हुआ है नोट, जो कि ध्यान रखने की बातें हैं कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है, ध्वनि। यानी कि भाषा की जो सबसे छोटी इकाई होती है वह ध्वनि कहलाती है। दूसरा है अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई शब्द कहलाते हैं। यूँ तो भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, ध्वनि होती है, लेकिन यदि अर्थ के आधार पर देखा जाए तो भाषा की जो सबसे छोटी इकाई है वह शब्द कहलाते हैं। अब आता है कि हिंदी भाषा में भाषा की सबसे बड़ी इकाई क्या होते हैं, वाक्य होते हैं। हिंदी भाषा में भाषा की सबसे बड़ी इकाई वाक्य ही होते हैं। तो आइए बच्चों नेक्स्ट कर लेते हैं। 3 शब्द हो चुके हैं, अब आता है संकर शब्द। आदर में है ये दूसरा, मतलब अन्य। संकर शब्द कौन से होते हैं, देख, ऐसे शब्द जो 2 अलग अलग भाषाओं के योग से बनते हैं संकर शब्द कहलाते हैं। जैसे रेलगाड़ी,
रेलधन गाड़ी, रेल अलग हो गया और गाड़ी अलग हो गया, यानी कि दो भाषाओं के मेलजोल से मिलकर जो बना हुआ शब्द होता है वह संकर शब्द कहलाते हैं। लाठी चार्ज हो गया, लाठी धन चार्ज, एक लाठी अलग शब्द है और चार्ज एक अंग्रेजी शब्द है, तो दोनों भाषाओं से अलग अलग बन के और एक शब्द बना हुआ है, वो संकर शब्द होते हैं। नेक्स्ट है निपात शब्द। ऐसे शब्द जो किसी भी वाक्य में विशेष रूप से बल प्रदान करने के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं, निपात शब्द कहलाते हैं। जैसे ही या भी, किसी भी वाक्य में विशेष रूप से बल प्रदान करने के लिए प्रयोग में लाए जाने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? निपात शब्द। जैसे उदाहरण दे रखा है, राम तुम ही विद्यालय जाओ, इसमें क्या दे रखा है कि विशेष राम ही है, यानी कि राम से विशेष रूप से कहा गया है कि राम तुम ही विद्यालय जाओ, यानी कि विशेष रूप से बल प्रदान किया गया है राम के ऊपर, तो राम तुम ही विद्यालय जाओ। तो ये कौन सा शब्द हो गया? निपात शब्द। नेक्स्ट है उदाहरण इसका, बच्चों विद्यालय जाओ। अब इसमें क्या है कि बच्चों को विशेष रूप से नहीं कहा गया है, इसमें बस यूँ कहा गया है कि बच्चों विद्यालय जाओ। अगर ऐसा आता है कि बच्चों तुम ही विद्यालय जाओ, तो इसमें ही आने पर ये क्या कौन सा शब्द हो जाता है? निपात शब्द। इसलिए बच्चों विद्यालय जाओ, इसमें ये निपात शब्द नहीं है, क्योंकि इसमें विशेष रूप से बल प्रदान नहीं किया गया है बच्चों को। नोट दिया हुआ है इसमें। ऐसे वाक्यों में ही या भी आना जरूरी होता है, यानी कि निपात शब्द जो होते हैं उसमें बल प्रदान करने के अर्थ में ही या भी का आना अत्यंत आवश्यक होता है।